स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम सम्मिलित करते हैं खेती किसानी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय, ताकि आप लोगों को उसके संबंध में हम जानकारियां पहुंचा सके। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे शुष्क क्षेत्रों में फल वृक्षों में रोग प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, किस तरह से आप रोग प्रबंधन कर सकते हैं, इस पर हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। और आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर के यादव, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग IIRI पूसा नई दिल्ली में। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह जादव, जो वैज्ञानिक हैं पादप रोग विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। डॉक्टर कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। तो बिल्कुल इसी के साथ आज के कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है, तो बस आपको करना क्या है, अपना फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करना है। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनकर उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ बातचीत के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। पत्तेदार सब्जियों की खेती के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, तो डॉक्टर यादव का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, पत्तेदार सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि इसका महत्व क्या होता है। देखिए, पत्तेदार सब्जियां जो है हमारे भोजन का प्रमुख अंग होनी चाहिए, क्योंकि हम जब सब्जियों की बात करते हैं तो इनका 1/3 भाग जो होता है हमारे सब्जियों में आता है कि 1/3 सेवन हमें पत्तेदार सब्जियों करना चाहिए, क्योंकि ये पोषक तत्वों का बहुत जो सस्ता स्रोत है। इसमें विशेषकर से आपको बता दूं कि रेशे की मात्रा जो होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसमें विटामिन जैसे विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, विटामिन सी है, और कई पोषक तत्व हैं जो जैसे आपको खनिज लवण की बात करेंगे आप, वो पत्तेदार सब्जियों से बहुत व्यापक मात्रा में मिल जाते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, और इसके अलावा और विटामिन जैसे फोलिक एसिड है। तो इस तरीके से ये पत्तेदार सब्जियों जो हैं पोषक तत्वों का हम अगर सस्ता स्रोत कहेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं से प्राप्त हो जाता है। तो कई तरह के गुण इनमें पाए जाते हैं, अगर इनका सेवन हम करते रहें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, और अगर इसकी खेती हमारे किसान भाई अपना लेते हैं तो वो भी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं जानेंगे आज के कार्यक्रम में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा दें एक खास रिपोर्ट। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी और चौलाई प्रमुख हैं। ये सब्जियां पोषण से भरपूर होती हैं। बच्चों के उचित विकास और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए तो हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक उपयोगी होती हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन K और खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। वैसे तो इनकी खेती सभी प्रकार की भूमि में आसानी से की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी, अच्छी खाद युक्त भूमि और काली व चिकनी मिट्टी अपेक्षाकृत अच्छी रहती है। हरी पत्तेदार सब्जियों की कई किस्में मौजूद हैं। किसान पालक की ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा हरित और HS तेज लगा सकते हैं। मेथी की पूसा अर्ली बंचिंग, RMT 1 और पूसा कसूरी किस्म, और चौलाई की छोटी चौलाई, बड़ी चौलाई और कोयम्बटूर 1 किस्में लगा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों की बुआई से पहले 100 क्विंटल अच्छी व सड़ी हुई गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। हर कटाई के बाद 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिटक कर दें। इससे उपज अधिक होती है। सब्जियों की किस्म, मिट्टी की दशा और मौसम को ध्यान में रखकर समय समय पर सिंचाई करते रहें।
रोपाई किए गए पौधों की तुलना में पुराने पौधों को अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अभी आपने देखी खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी पत्तेदार सब्जियों पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, यानी कि चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला विषय है कि शुष्क क्षेत्रों में कौन कौन से फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं, हमारे किसान लगा सकते हैं, और किस तरह से उसमें रोगों का प्रबंधन किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर कुलदीप का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुलदीप, हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम शुष्क क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो कौन कौन से वहाँ पर फल वृक्षों का चुनाव किया जा सकता है? आप देखिए, क्षेत्रों में जब हम शुरुआत करते हैं, बागवानी की बात करें तो बागवानी में फलों में हम बेर यहाँ की एक प्रमुख फसल है जिसको हम ले सकते हैं। उसके बाद करौंदा ले सकते हैं, यहाँ पर केर है, और खिजड़ी जो यहाँ का एक कल्पवृक्ष के नाम से भी जानते उसको, उसकी भी फलियां काम में आती हैं जी। और अब जो काफी कुछ दिनों से जो इस एरिया में जो शुष्क क्षेत्र में एक अनार का प्रचलन बहुत बढ़ा है। यहाँ का जो वातावरण और यहाँ का जलवायु और यहाँ का पानी अनार की फसल के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसलिए शुष्क क्षेत्र के किसानों का अनार की फसल की तरफ काफी रुख बढ़ा है, और अभी हाल ही के दिनों में अनार का क्षेत्रफल भी इस शुष्क क्षेत्र में काफी बड़ा है, जो अपने मरुस्थल में नई बागवानी फसल के रूप में प्रचलित हो गया है। तो ये कुछ फसलें हैं जिनको हम अपने शुष्क क्षेत्र में ले सकते हैं। आंवला है, बेर है, खजूर, खेजड़ी या फिर करौंदा की बात करें तो ये तमाम फल वृक्ष हैं जिनका चुनाव कर सकते हैं। और अब इसमें आप अनार का भी चुनाव कर सकते हैं शुष्क क्षेत्रों में लगाने के लिए, बागवानी करने के लिए। किस तरह से इनमें रोगों का प्रबंधन करना बहुत जरूरी हो जाता है, किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत होती है, ये तमाम बातें हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले आइए देख लें एक और खास रिपोर्ट। शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खेती जीवन यापन का एक मुख्य जरिया है। शुष्क क्षेत्र में मुख्य रूप से राजस्थान का इलाका आता है। यहाँ अन्य फसलों के अलावा किसान फलों में बेर की खेती मुख्य रूप से करते हैं। बेर एक पौष्टिक फल है जिसके ताजे फल में 81 से 97% गूदा पाया जाता है। बेर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। हल्की क्षारीय व कम लवणीय भूमि में भी बेर की पैदावार ली जा सकती है। बेर की फसल में शुष्क वातावरण और उच्च तापमान को सहन करने की विशेष क्षमता होती है। गर्मी के मौसम में बेर की फसल में पानी की जरूरत काफी कम हो जाती है, क्योंकि इस समय पौधे सुषुप्तावस्था में रहते हैं। बेर में मूल वृंत से निकलने वाली शाखाओं की समय समय पर कटाई छटाई जरूरी होती है, क्योंकि फूल और फल नई शाखाओं पर ही बनते हैं। कटाई छटाई का सर्वोत्तम समय मई जून का महीना होता है। बेर के पेड़ को दूसरे वर्ष तक अच्छी तरह स्थापित हो जाने के बाद बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बेर में सितंबर में फूल आना शुरू होते हैं और अक्टूबर तक फल बन जाते हैं। बेर की फसल में मुख्यतया फल मक्खी, छाल भक्षी की और चूर्णी फफूंदी रोग का प्रकोप होता है, जिनका उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। वहीं अगर आंवले की बात करें तो आंवले की खेती जुलाई से सितंबर के महीने में की जाती है। आंवले की खेती के लिए अच्छी तरह से जुताई और जैविक मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए बिजाई से पहले जमीन की जुताई करें। अच्छी पैदावार के लिए 200 ग्राम बीजों को प्रति एकड़ में प्रयोग करें। समय समय पर फसल में कटाई और छटाई करें। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को काट दें और सिर्फ 4-5 सीधी टहनियां ही ज्यादा विकास के लिए रखें।
तो देख लिया अभी आपने एक और खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और याद रखिए हम आपके कॉल्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आपको इन्हीं पर कॉल लगाना है। डायल कीजिए, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवालों के जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर यादव, पत्तेदार सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी इसमें सब्जियां सम्मिलित हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई या बहन कर सकते हैं? देखिए, पत्तेदार सब्जियों का बहुत व्यापक एरिया है। इसमें दो तरह की सब्जियां होती हैं। एक तो जिनको पत्तों को हम लोग सब्जी के रूप में सीधे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे जिनके पत्तों को सीधे ना करके अन्य रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चटनी के रूप में या और किसी रूप में या किसी और चीज़ के साथ लगा करके। तो जिसमें जैसे आपको पालक है, हम लोग बहुत जानते हैं कि पालक बहुत हमारे देश में लगाई जाती है। इसके बाद बिलायती पालक होती है एक, जिसको स्पिनच कहा जाता है अंग्रेजी में, वो बिलायती पालक है। उसकी भी खेती किसान काफ़ी करते हैं। इसकी प्रकार से मेथी दूसरी की फसल है हमारे पत्तेदार सब्जियों में, और दूसरी है कसूरी मेथी। दो हो जाएंगे। उसके बाद बथुआ भी हमारे जो घास के रूप में जाना जाता था, आज सब्जी के रूप में काफ़ी मिलता है। और सरसों साग है, ये परंपरागत तरीके से काफ़ी लगाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सी सब्जियां हैं जो पत्तेदार, जो हमारे धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों के लोगों को के लिए इम्पॉर्टेंट होती गई हैं, जिसमें आपका चाइनीज गोभी है, सलाद पत्ता है, और पार्सले है, सेलरी है, और केल होता है एक, इसके बाद से लीक होता है एक। ये 4-5 जो तरह के हैं सब्जियां हैं जिनको किसान भाई जो शहरी क्षेत्र के हैं इनको लगा सकते हैं, और शहरों में इनकी मांग रहती है जी। अच्छी खासी मांग रहती है इनकी, और अगर हमारे किसान अगर आसपास के क्षेत्र में ही हैं तो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है इनकी खेती। जी बिल्कुल। तो ये तमाम हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनका चुनाव हमारे किसान भाई या बहन कर सकते हैं। अगर वो पत्तेदार सब्जियों की खेती करने का विचार कर रहे हैं तो किस तरह का प्रबंधन करें उसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन समय क्या रहता है उचित? देखिए, पत्तेदार सब्जियों में कुछ सब्जियां ऐसी होती है थोड़ी गर्मी सहन कर सकती हैं, जिसमें आपकी पालक आती है, इसमें सरसों साग आता है। तो इसकी खेती किसान भाई सितंबर से ही कभी महीने से शुरू कर देते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं। अब बहुत सी सब्जियां जो थोड़ा उनको जाड़े की चाहिए, गर्मी सहन नहीं कर पाती हैं, जिसमें स्पिनच है, मेथी है, वो अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाती हैं। तो लगातार लगभग सभी पत्तेदार सब्जियों का जो लगाने का समय अक्टूबर का महीना हो जाता है, कि उसमें थोड़ा सा रात में तापमान कम होने लगता है। तो इसमें जो आपका धनिया है और जो आपका जितने मैंने विदेशी सब्जियों के नाम बताए, इनको किसान भाई, सरसों का साग है, बथुआ है, सभी अक्टूबर के महीने से आसानी से किसान भाई लगा सकते हैं। जी, तो अक्टूबर का महीना जो अभी शुरू ही हुआ है, अगर अभी हमारे किसान भाई लगाते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा हो सकता है। तो बिल्कुल आपने जान लिया कि अक्टूबर का महीना अभी का समय जो है बिल्कुल सही है यहाँ पर इनकी खेती के लिए। और कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां हैं आपने जान ली, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिए हैं किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी अजीसा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हम सवाल हरी सब्जियां के बारे में हमारे सवाल पूछना है। जी, हरी सब्जियों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हमारे को हरी सब्जियों की खेती करनी है और उसका बीज हमारे को कहाँ से मिले गुजरात में। और हमारे दूसरा सवाल एक डॉक्टर साहब से है कि हमारे को इसकी सब्जियों की जानकारी दें उगाने के लिए। और दूसरा ये हमारा है कि आपसे है कि हमारे बनासकांठा में जो सर्टिफाइड बीज कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, देखिए, तो सबसे पहले तो आप बीज का प्रबंधन जरूरी है। तो बीज आप किसी जिसे विश्वसनीय स्रोत से ही लीजिए, जैसे कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, तो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनसे ले सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के बहुत से केंद्र होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत से केंद्र हैं, उनसे आप ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देखिए काफ़ी होते हैं, हमारे हर जिले में लगभग होते हैं, तो उनसे भी आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता का बीज सबसे पहले आपको लेना होगा, तभी आपका अच्छा सब्जी होगा। क्योंकि बीज अगर अच्छा नहीं रहेगा और अच्छा जमाव नहीं होगा तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है कभी। तो आप किसी विश्वसनीय स्रोत से ही बीज लीजिएगा। और उसके बाद अपनी जो खेती है उसके बारे में हम इसमें बताते रहेंगे कि क्योंकि खेती विस्तार से की जाएगी, इसमें जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है वो ध्यान रखिएगा, कैसे लगाना है, उसको लाइनों में लगाना है, बीज का शोधन कैसे करना है, वो बीज उपचार करना है। तो इन बातों का विशेषकर से ध्यान रखना है और पानी का प्रबंधन वगैरह इत्यादि करते रहिएगा। तो जरूरी है कि विश्वसनीय स्रोत से ही आप बीजों की खरीदारी करें। निकटतम जो कृषि विश्वविद्यालय है गुजरात में स्थित है, और साथ ही जो आपके जिले में
कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको उच्चतम गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो प्राप्त हो जाएंगे या फिर वो आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। आप उन्हीं को संपर्क कीजिए और किस तरह से आपको इनकी खेती करनी है कार्यक्रम के दौरान आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती और शुष्क क्षेत्रों में जो फल वृक्ष हैं उनमें रोगों का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। दोनों ही विषयों पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार से दीपानंद जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लें क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम कि बैंगन जो लगाते हैं जी, फलने के टाइम में उसका पौधा सूखता क्यों है? फलने के समय उसके पौधे में सूखने की समस्या होती है। चलिए हम लोग पत्तेदार पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको पूछा आपने तो उसके एक दो कारण मैं बता सकता हूँ कि जैसे कभी कभी आपको सूखा हुआ दिख रहा है अगर ऊपर से खाली तो जड़ से ही आता है उसका, तो आप देखिए कहीं उसमें फल और तना छेदक एक कीट होता है, वो भी उसकी वजह से भी उसके ऊपरी शाखाएं सूखती हुई दिखेंगी, मुरझाई हुई दिखेंगी। अगर इस तरह से है तो जहाँ पर कीट का छेद है उसके नीचे से काट करके ज़मीन में गाड़ के दबा दीजिए और किसी उपचार उसका फेरोमोन ट्रैप है या सब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि जड़ से ही सूख रहा है तो आप अपने या तो पहले जांच करा लीजिए उसका, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं अगर उस तरह से आपको सुविधा मिल पा रही है तो अगर कभी कभी संभावना होती है कि फ्यूजेरियम बिल्ट होता है उसकी वजह से भी ये सूख जाता है। तो अगर किसी इस तरह की समस्या के जड़ से ही सूख रहा है या पत्तियां पीली हो जा रही हैं उसकी, तो इस ऐसे केस में आपको कोई एक कार्बेंडाजिम एक दवा होती है, उसकी करीब 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए जड़ों पर, और मतलब ड्रेंचिंग जिसको कहते हैं, इससे घोल बना के अच्छे से जड़ों पर गिरवा दीजिए तो आपके उससे उपचार हो सकता है। लेकिन इसकी अगर जांच करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो बैंगन में जिस तरह की समस्या आ रही है उसका जो निदान है हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुलदीप का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर कुलदीप, हम फल वृक्षों की बात कर रहे हैं जो शुष्क क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं, तो बेर का नाम आपने सबसे पहले लिया था, तो बेर में ही पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह के रोगों की समस्या आती है और किस तरह से प्रबंधन किया जाए। बेर के अंदर सबसे पहले जो रोग आता है जो यहाँ पे मुख्यतः इस क्षेत्र में पाया जाता है उसको हम पाउडर मिल्ड्यू, छाछिया या फिर आपका चूर्णी फफूंद के नाम से जानते हैं। ये एक फफूंद है इरिसाइफी, उसकी वजह से होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो पत्तियों के ऊपर एक सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है, जिसको आप क्रॉप के समय जब फसल का फुल ब्लूम होता है, जब पत्तियां पूरे उस पर होती हैं और आगे आपका जो फलों की अवस्था आने वाली थी उस समय ये रोग ज़्यादा दिखता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हमें आपका सल्फर
एक सल्फर बेस्ड फंजिसाइड जितने भी आते हैं, जो सल्फर जितने भी कवकनाशी हैं जिनमें सल्फर होता है, जैसे डिनोकैप है, केराथेन है, और घुलनशील सल्फर भी आप काम में ले सकते हैं। या फिर आप जो बाजार में उपलब्ध है सल्फर WP के नाम से आता है, उसको भी ले सकते हैं। और अगर आप कवकनाशी काम में ले रहे हैं तो कवकनाशियों में आप सबसे पहले डिनोकैप या उसकी मात्रा ले रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाइए। अगर आप एक पौधे के लिए, अगर आप एक पेड़ के लिए आपको 15 लीटर जैसे पानी चाहिए तो 15 ग्राम आपको केमिकल डालना है, कवकनाशी डालना है। और अगर आपको घुलनशील गंधक या सीधा गंधक का पाउडर आप छिड़क रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 से 3 ग्राम गंधक पाउडर की आप मात्रा रखेंगे। ये एक मुख्य रोग है जिसकी हम रोकथाम कर सकते हैं सल्फर आधारित अपने कवकनाशियों को काम में लेके। उसके बाद इसमें एक रोग आता है पत्ती धब्बा का रोग। जी डॉक्टर कुलदीप, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ और रोगों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हरियाणा से हमें संदीप जी ने कॉल किया है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी संदीप जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मैं अमरूद की खेती बोना चाहता हूँ जी। अमरूद आप लगाना चाहते हैं, भिवानी क्षेत्र से बात कर रहे हैं, हरियाणा से। हाँ जी जी, तो आज हम वैसे तो शुष्क क्षेत्रों में जो फल वृक्ष लगाए जाते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर कुलदीप आप कुछ सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर इन्हें? अमरूद की अगर आप खेती करना चाह रहे हैं तो सबसे सर्वप्रथम में आपको सबसे पहले एक सलाह रहेगी कि आप अपनी मिट्टी की और पानी की जांच करवा लें, कहीं वो अमरूद की फसल के लिए उपयुक्त ना हो और आप उस पर अपना सारी ऊर्जा लगा दें। और अगर आपको इसी अमरूद की खेती के बारे में आगे बढ़ना है तो एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है, वह अमरूद के ऊपर काफी काम करते हैं। वहां से आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी और आपके पास में जो विश्वविद्यालय है, हिसार कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे आप बागवानी विभाग और आपके निकट स्थित आपके जिला मुख्यालय पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां भी आप इसकी मिट्टी की पानी की जांच के बारे में और इसकी जो खेती है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये एक मेरा सुझाव रहेगा कि आप कोई भी खेती शुरू करने से पहले ये 2-3 जगह एक बार आप अपना संपर्क करवाएं। जी, तो यहाँ इन विश्वविद्यालयों में, इन संस्थानों में आप संपर्क कर सकते हैं। उससे पहले भी आप मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवा लें, उसके अनुसार ही पता चल पाएगा कि क्या आपके क्षेत्र में अमरूद आप लगा सकते हैं या फिर नहीं। डॉक्टर कुलदीप, आपसे ही चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप बता रहे थे कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं और आप इसके बारे में और क्या जानकारी देंगे? बेर के बारे में। जी, बेर के बारे में मैं जो बता रहा था, एक पत्ती धब्बा या रोग भी आता है जिसमें इसके अंदर क्या होता है कि जो फंगस होती है वो जो ये फफूंद से फैलता है, इसके अंदर पत्तियों पे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये एक इसका माइनर डिजीज है, मुख्यतया ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर अगर वातावरण अनुकूल है तो कोई भी बीमारी मुख्य हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा वातावरण अनुकूल है तो कई सारी बीमारियां मनुष्यों में भी फैल रही हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए एक केमिकल आता है, फंजीसाइड है, मैनकोजेब के नाम से, वो आप किसान भाई काम में ले सकते हैं। उसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से होती है। और अगर पत्तियों में रोग दिखता है, अगर एक से ज्यादा पौधों में अगर वो रोग आपको नजर आ रहा है तो आप उसकी मात्रा उसकी ये काम में ले सकते हैं। और अगर आपके किसान भाइयों के अगर खेत में ज्यादा ये फैल रहा है तो इसी सेम दवाई को आप 2 से 2 सप्ताह के अंतराल पे आप इसको दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। एक इसमें जो आता है आपका कजली फफूंद आता है, जो पेड़ों के ऊपर सूटी मोल्ड के नाम से जानते हैं। इसमें भी नीचों की पत्तियों की तरफ काले धब्बे बन जाते हैं। और एक रोग इसमें बेर में आता है जड़ गलन, जो इसमें जड़ गलना शुरू हो जाती है। जड़ गलन की समस्या मुख्यतः नर्सरी से शुरू होती है, जहां हम रोग ग्रसित पौधों को लगा देते हैं और उसके बाद वो रोग उसमें आना शुरू हो जाता है जब नर्सरी हमारी जो स्थापित हो जाती है खेत में। तो उस समय आप पौधों को थायराम के साथ आप उसका उपचार कर सकते हैं। और अगर सूटी मोल्ड की समस्या है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करके उसको रोकथाम कर सकते हैं। ये इसके कुछ मुख्य रोग हैं बेर के, जिनके किसान भाई इन उपचारों के साथ काम में लेके
इन रोग की रोकथाम कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर किसी के बेर का नया औरचार्ड लगा रहा है कोई किसान भाई अपना, और उसको शुरुआत में कोई समस्या आ रही है, तो अपना नजदीकी संस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में काजरी में बेर पे बहुत काम हो रहा है, आप काजरी में इसके बारे में कभी भी आप पता करवा सकते हैं। और उसके साथ ही जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, और जयपुर में भी आपकी जो विश्वविद्यालय है, बीकानेर विश्वविद्यालय है। जी बिल्कुल, तो समय समय पर यहाँ पर जानकारियां लेते रहें वैज्ञानिकों से, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआती दौर में ही अगर हम पूर्ण जानकारी हासिल कर लें तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आसानी रहती है इन फसलों की, इन फल वृक्षों की खेती करने में। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने यहाँ से डॉक्टर कुलदीप, और आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मैंने बैंगन लगाए थे। बैंगन लगाए हैं जी, फूल झड़ रहे हैं। उसके फूल झड़ रहे हैं जी। डॉक्टर यादव क्या कहेंगे? देखिए, अगर बैगन है तो बैगन अभी तक तो फलता है अच्छे से, जाड़े में थोड़ा उसकी फलत कम हो जाएगी ठंडा आने से। लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं तो वहाँ थोड़ा ठंडा उतना अगर कम होगा तो आप अगर उसमें देखिए कि पोषक तत्वों का प्रबंधन सही से करते रहिए, और जो भी आपका आवश्यकता है, जो नाइट्रोजन युक्त जो पोषक तत्व हैं उनको दीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कहीं कमी हो सकती है तो भी इससे हो जाता है इसमें, तो इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक जो मात्रा है अगर आप इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें आपको मल्टीप्लेक्स के नाम से एक आता है, इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान इत्यादि का मिश्रण होता है, तो उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप एक छिड़काव कर दीजिए, और खेत में जो नमी है जितनी है आवश्यकता है उतना बनाए रखिए, तो आपके जो फसल है आपकी अच्छी होगी और फिर से उसमें आपका फल फूल अच्छे से आएंगे। तो एक बार सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उससे आपका जो फल फूल गिर रहे हैं हो सकता है उसमें रुक जाएं। जी, तो इस तरह से आप अगर प्रबंधन कार्य कर लेते हैं तो हो सकता है जल्द ही जल्द आपको जो ये समस्या है उससे निजात मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव, आपका ही रुख करना चाहेंगे फिर से। हमारे जो किसान हैं, आपने बता दिया कि अभी लगा सकते हैं, किस तरह से शुरुआत करें? क्या पहला कदम होना चाहिए हमारे किसानों का जब वो पत्तेदार सब्जियों की खेती की ओर बढ़ते हैं? तो हाँ, देखिए, सबसे पहले बीज के प्रबंधन करना है, उसके बाद से खेत का चुनाव करना है। खेत जो आपका होना चाहिए कि जैसे बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, तो उसमें अच्छी बढ़वार होती है। और उसके बाद पोषक तत्व जैसे थे गोबर की खाद, गोबर की खाद करीब 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर इस्तेमाल करें, सड़ी हुई गोबर की खाद, क्योंकि ये जो जड़ेदार ये पत्तेदार सब्जियां हैं इन सब की जो सरफेस की जो फर्टिलाइजर लेती हैं, तो इसमें जमीन में जितना गोबर की मात्रा ज़्यादा रहेगी उतनी आपके बढ़िया से पत्तेदार सब्जी होगी। तो जो पत्तेदार सब्जियों के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन में गोबर की खाद बहुत अच्छी, जितना हो सके 25 टन कम से कम तो डालें ही। उसके बाद जो अन्य पोषक तत्व हैं जैसे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसको अलग से डालना पड़ता है। तो करीब 70-80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता होती है जी। तो ये भी, इनका भी इस्तेमाल करना है। और जो खेत है, खेत में कोशिश करें कि लाइनों में बुआई करें। जी, किस तरह से बुआई करनी है इसके बारे में आपसे जान लेंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मिर्ची लगी हुई है, उसमें ऊपर की तरफ पत्ते मुड़े हुए हैं। जी, मिर्च लगाई है और पत्ते मुड़े हुए हैं। देखिए, जी हाँ जी, देखिए, मिर्च में क्या होता है कि बारिश के समय से जब लेकर अक्टूबर के महीने तक अगर मिर्च लगाई आपने, तो उसमें क्या होता है कि मरोड़िया रोग जिसको आप बोलते हैं, ऊपर पत्ती मुड़ जाती है। तो इसमें सफ़ेद मक्खी जो होती है आपके खेत में, वो क्या होती है, ये बीमारी को फैलाती है। इसको लीफ कर्ल बोलते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में पत्ती मरोड़िया रोग आप लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब नर्सरी जब लगाते हैं आप, उसी समय से इसका प्रबंधन करना होता है। नर्सरी को ऐसे जो नायलॉन की जाली होती है जिसको कहते हैं, जिसमें मक्खी नहीं जा पाती है,
वो 40 मेष साइज की होती है करीब, उसको आप बाज़ार में कहेंगे 40 मेष साइज की जाली चाहिए। तो उसके अंदर आप या पाली हाउस में कहीं संरक्षित अवस्था में आपकी नर्सरी उगाएंगे, पौध जो उगाएंगे, तो आपको शुरू से ही आपका पौधा जो है उससे रोग से ग्रसित नहीं होता है। जैसे आपने खुले में नर्सरी तैयार की तो आपका पौधा शुरू से ही उसमें संभावना रहती है, क्योंकि बारिश में बिना संरक्षित अवस्था में या बिना जाली के अंदर आप नर्सरी इससे जो मरोड़िया रोग से रहित नहीं उगा सकते हैं। तो आपको इस संरचना में लगाना ही होगा। और आपको बीच में अगर आपने लगा लिया है तो उसके बाद बीच बीच में आपको जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके लिए रोकथाम करनी है। तो उसमें कई तरीके कर सकते हैं आप खेत के जो आपने लगाया है उसके खेत के चारों तरफ कुछ लोग क्या करते हैं, मक्का बाजरा इत्यादि की 3-4 लाइनें लगा देते हैं, उससे भी खेत में मक्खी नहीं आ पाती है। उसके बाद बीच बीच में आप येलो स्टिकी ट्रैप होता है, पीला चिपचिपा गत्ता होता है, क्योंकि ये मक्खी जो है सफ़ेद मतलब पीले रंग पे आकर्षित होती है। तो चिपचिपा गत्ता लगा देते हैं तो उससे चिपक जाती है बहुत सारी मक्खियाँ, तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको किसी सिस्टमेटिक जो दवा होती है, सिस्टमिक दवा बोलते हैं जिसको, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें आपका इमिडाक्लोपिड आप बहुत समान तौर से डालते हैं। तो इमिडाक्लोपिड की आप करीब 3 मिलीलीटर मात्रा या 5 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करते रहेंगे 10 से 15 दिन के अंतराल पे, तो भी आपकी मक्खी कम हो जाएगी। और दूसरी दवाएं भी आप इस्तेमाल करेंगे, एक ही दवा बार बार नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सी दवाएं मिलती हैं, एसिटामाइप्रिड है, आप नाम नोट कर सकते हैं, फ्लोनिकामिड है, फ्लोनिकामिड जो दाने के रूप में आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी 3 ग्राम मात्रा आप 10 लीटर पानी में, या 5 ग्राम ज़्यादा जब आ सकता है तो 5 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में आप डाल के पूरे खेत में इस्तेमाल करते रहिए, तो इससे आपका रुकावट होती रहेगी। जी, तो इस तरह से आपको अपनी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। झारखंड से सम्राट जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं बोलना चाह रहा था कि मुझे ना अपने खेत में बेर की और आंवले की कोई अच्छे किस्म की पेड़ लगानी है, तो वो कहाँ मिलेंगी, किस प्रकार की मिलेगी, बस वही जानना था। जी डॉक्टर कुलदीप, बेर और आंवला लगाना चाहते हैं, शाहपुर झारखंड से बात कर रहे हैं। कहाँ से मिल सकते हैं इन्हें पौध, या फिर और कौन सी किस्म रहेगी सही? आंवले के लिए आप पहले तो मैं ये इन कॉलर से जानना चाहूंगा कि जो जिस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं वह झारखंड में पड़ता है। जहां तक जानकारी है, झारखंड का जो क्षेत्र है वो शुष्क आर्द्र क्षेत्र होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहती है। अगर इनके जो अपने किसान भाई हैं, अगर इनकी जानकारी में अगर इनके किसी ने आंवला और बेर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, सफल अगर उस एरिया में हुआ है तो। और अगर आप बेर और आंवले की पौध और उसके लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी दूर उसके लिए आना होगा, क्योंकि बेर के जो आपको पौधे हैं वो सबसे अच्छी नस्ल के यहाँ काजरी से उपलब्ध हो पाएंगे, और फिर आप जयपुर में विश्वविद्यालय से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास में है लखनऊ में भी एक संस्थान है जहाँ से आप इन दोनों ही पौधों के, दोनों ही फसलों के जो फलों की फसल है इसके बारे में वहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं, और पौध भी वो आपको मुहैया करा सकते हैं। पर सबसे पहले आपको आपके क्षेत्र के की जानकारी रखनी होगी कि आपके वहाँ पे जो फसल है उसके लिए वहाँ वो वातावरण सही है या नहीं है। जी, तो नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, बागवानी के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या आपके क्षेत्र की जलवायु आंवला और बेर लगाने के लिए सही है या नहीं। और अगर सही है तो निश्चित तौर पर आप जो जयपुर में स्थित संस्थान है, जो जोधपुर में स्थित संस्थान है, वहाँ पर आप संपर्क करके अच्छी पौध हासिल ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना,
मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती और शुष्क क्षेत्रों में फल वृक्षों में रोग प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर डायल करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी उत्तर प्रदेश से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी सर, ये सवाल है हमारा, क्या इस समय हम हरी सब्जी जो मटर बो सकते हैं, इसका पर्याप्त समय है कभी नहीं है? जी डॉक्टर यादव, मटर के संदर्भ में जानना चाहते हैं, क्या अभी लगा सकते हैं? देखिए, जो सबसे पहले मटर लगाई जाती है, मटर थोड़ा गर्मी सहन नहीं कर पाती है, इसलिए आप 15 अक्टूबर के आसपास से मटर लगाइए। तो जो अगेती किस्में हैं उनमें जैसे हमारे संस्थान की है पूषा श्री है, और आज़ाद मटर करके है, आज़ाद मटर 1, आज़ाद मटर 3 जो है आपके कानपुर की हैं। तो इनकी आप किस्मों की आप 15 अक्टूबर के बाद से शुरू कर सकते हैं, उससे पहले आप इसको ना लगाएं। जी, तो 15 अक्टूबर के बाद से समय बिल्कुल अनुकूल है, आप मटर की खेती कर सकते हैं। कौन सी किस्मों का चुनाव करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कुलदीप का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुलदीप, बेर के बारे में तो आपने जानकारी दे दी, अगर हम यहाँ पर बात करें आंवला की तो उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से रोगों का प्रबंधन किया जाए? आंवला में भी मुख्यतः जो रोग आते हैं वो अपने एक रस्ट रोग होता है, इसमें आप जिसको रोली रोग या रतुआ रोग बोल सकते हैं। इसमें फलों के ऊपर धब्बों वाला एक रोग होता है, और फिर एक इसमें छाल जो सूखने का एक बीमारी होती है, वो भी इसमें मुख्य रोग है। ये दो, और एक इसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियों का मुरझाना ऊपर से शुरू होता है, वो डाईबैक के नाम से जाना जाता है, वो भी आंवले में होता है। और इन तीनों रोग हैं, इनको ये तीनों रोग आपके जो हैं ये फफूंद से ही फैलाए जाते हैं और उससे ही होते हैं। और इनकी रोकथाम के लिए कुछ अगर आप कवकनाशी काम में लेंगे तो मैनकोजेब है आपका, जिसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में है। और अगर आप रस्ट के बारे में कह रहे हैं तो प्रोपिकोनाजोल आप काम में ले सकते हैं, जो आपका 1 से 1.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में है। उसके बाद आप अगर छाल वाली समस्या है तो आप अपना एक बोर्डेक्स मिक्सचर बनता है, जो आप जिसमें 1:2 मतलब अनुपातिक मात्रा में आपका कॉपर सल्फेट, नीला थोथा और आपका पानी होता है, जिसकी 1 और 10 भाग के अनुसार आप मिला के उस जगह जहाँ पे ये समस्या आ रही है वहाँ छिड़काव भी कर सकते हैं, और उस जगह से आप उस छाल को हटा के वहाँ लेप भी लगा सकते हैं।
ये मुख्य समस्या है जिनको इन उपचार को काम में लेके आंवले के रोगों का रोग प्रबंधन किया जा सकता है। जी, जो आप आंवले की हमारा पौधा है, हमारा वृक्ष है, उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है इन तरह के तमाम अगर उपचार कार्य हम करते रहते हैं तो। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर यादव का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, क्या कहेंगे आप बुआई के बारे में? आप बुआई के बारे में जिक्र कर रहे थे कि लाइनों में करनी चाहिए जब हम पत्तेदार सब्जियों की बुआई करते हैं, तो इस पर क्या और जानकारी देंगे? देखिए, किसान क्या होते हैं कि इसको छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, खाद प्रबंधन, निराई गुड़ाई, जो शस्त्र क्रियाएं जो भी हैं सही से नहीं हो पाती हैं, उसमें घास आ जाती है। हम कभी सब्जी काटते हैं, देखते हैं पत्तेदार सब्जी के साथ बहुत सारी घास आ जाती हैं जी। लेकिन जब लाइनों में बुआई करेंगे तो निराई गुड़ाई लाइनों में आसानी से हो जाती है, और जो हमारे सब्जियां हैं इनकी बढ़वार बहुत अच्छी से होती है, जमाव अच्छा होता है और कटाई में अच्छा रहता है, और उसमें घास इत्यादि नहीं आ पाती है। तो लाइनों में आप जिनकी आवश्यकता है, जैसे 1 फीट या 1.5 फीट की जिस सब्जी के अनुसार है, उसको आप लाइनों में बुआई करेंगे और बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे। बीज को आपको थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से, या ट्राइकोडर्मा से आप करना चाहते हैं तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके फिर उसको बुआएं। और ज़मीन में सबसे पहले ध्यान रखें कि जो बीज की बुआई है पर्याप्त नमी में करनी चाहिए, और जितनी जल्दी सुबह करके उसको ढक दिया जाए तो आपको नमी बनी रहती है और जमाव क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो 4-5 दिन के बाद आपको जमा हो जाए तभी उसमें पानी देना चाहिए, उससे पहले पानी देने से मिट्टी बैठ जाती है, जमाव नहीं होता है। और दूसरी बात, खरपतवार नियंत्रण की एक समस्या आती है, तो उससे बचने के लिए क्या है कि बुआई के तुरंत बाद किसानों को क्या करना चाहिए कि पेंडिमिथेलिन एक दवा होती है जिसको स्टाम्प के नाम से भी जानते हैं, उसको आप 3 लीटर उसकी मात्रा को ले लीजिए और 5 से 6 लीटर पानी में घोल बना करके बुआई के तुरंत बाद जब खेत में नमी रहती है उसी समय पूरे खेत में अच्छे से उसको जमीन पे उसको छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो प्री इमरजेंस जो है आपका बीट्स हैं, घास है, वो नहीं आ पाएंगी और आपकी फसल जो है जम जाएगी। तब तक आपको, और 1 महीने तक लगभग आप समझ लीजिए अगर मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं किया है तो कोई घास उतनी नहीं आ पाती है और हमारी फसल बढ़ के ऊपर आ जाती है। जब हमारी फसल ऊपर आ जाती है तो बीज की जो जगह होती है लाइनों के बीच की उसको घेर लेती है वो फसल, तो उसके बाद घास उसके बाद नहीं आ पाती जी। तो बुआई अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहता है। और जैसे हमें हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप पेंडामेंथलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो घास वगैरह खरपतवार की समस्या होती है वो शुरुआती दौर में परेशान भी नहीं करती है। कॉलर जुड़ गए हैं, दिवाकर जी रांची झारखंड से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अगर मैं जैसे टमाटर लगाएगा लेकिन टमाटर मेरा मर रहा है। हाँ, हेलो, किस तरह की समस्या आ रही है? सूख रहा है, क्या हो रहा है उसमें? मेरा दिवाकर पुरानिक नाम है जी। टमाटर के पत्तों में कोई बीमारी है या सूख रहा है उसका, अभी मिट्टी उट्टी चढ़ाए हुए हैं, उसके बाद उसका एकदम मैंने जड़ से मर रहा है। जड़ से ही मुरझा रहा है? अगर जड़ से मुरझा रहा है और आपको नहीं सही से पता चल पा रहा है तो उसको जांच अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र या किसी उसमें पादप रोग विशेषज्ञ से अगर करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर समस्या लगती है आपको कि जड़ों से सड़ रहा है तो आप, जैसे मैंने अभी बताया था, कार्बेंडाजिम होता है उसकी 1 ग्राम मात्रा, और साथ में आप मैंकोजेब उसकी 2 ग्राम मात्रा, तो टोटल इनको मिला करके प्रति लीटर पानी की दर से 2 ग्राम मैंकोजेब 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, इसको मिला करके एक बार जमीन जड़ों के पास से छिड़काव कर दीजिए, तो हो सकता है आपको इससे बचाव हो जाए। क्योंकि हम लोग जब रोपाई करते हैं तभी जड़ों का जो है ये रसायनों के घोल में डुबा करके 10 मिनट करीब उसकी बुआई की जाती है, जिससे कि कोई ज़मीन में बीमारी है, फ्यूजेरियम बिल्ट कभी ज़मीन में आता है आजकल, थोड़ा सा गर्म मौसम अभी है तो उसमें इस तरह से होता है, तो उससे रोकथाम होने की संभावना रहेगी। लेकिन आप अगर जांच करा लेंगे तो आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी और सही उपचार हो जाएगा उसका। जी, तो नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आप एक बारी जांच करवा लीजिए, फोटो खींच के ले जाइए, या फिर वैज्ञानिकों को अपने खेत में आप आमंत्रित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उनको पूरा दिखा करके ही फिर उसके हिसाब से उचित आपको उपाय करना ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आगे और भी पहुँचाते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले,
पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की खेती और शुष्क क्षेत्रों में फल वृक्षों में रोग प्रबंधन पर। आपके पास कोई सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश जी ने हमें कॉल किया है। आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर ये है, हम आम का पेड़ लगाना चाहते हैं, कब किस समय जो है? आम की खेती आप करना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं, सही समय क्या रहेगा? डॉक्टर कुलदीप क्या सलाह देंगे यहाँ पर आप? आम की खेती के लिए आपको जो उपयुक्त समय रहेगा वह आपका जो जुलाई अगस्त के समय आप इसकी कर सकते हैं। और अगर अब ये समय निकल गया है तो आपको इसका अगले सीजन के लिए वापस इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार, आपको भी मैं वही सलाह दूंगा कि आप एक बार अपने आम के जो आप खेती शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार आप अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, भारत सरकार ने, वह आप तैयार करवा लें। और इस बारे में आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर जुड़े रहें। और ऋतु निकलने से पहले आप फरवरी मार्च में तैयारी शुरू कर लें और उसके बाद आप अपना जुलाई अगस्त में आम की पौध लेके और अपना लगा सकते हैं। और कोशिश रहे कि आप थोड़ा बड़ा पौधा, मतलब जो 6 महीने के आसपास का हो, उसी को आप काम में लें आम की आपका ऑर्चार्ड लगाने के लिए। जी बिल्कुल, तो आप तैयारियां कर सकते हैं। अगले सीजन में आपको आम लगाना, आपके लिए आम लगाना बेहद सही रहेगा। उसके पहले आप मिट्टी और पानी की जांच जरूर करवा लें। डॉक्टर कुलदीप, आपसे ही जानना चाहेंगे, शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि शुष्क क्षेत्रों में अब अनार की खेती को भी हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो काफी अच्छे स्तर पर अपना रहे हैं, तो किस तरह के प्रबंधन करने की जरूरत होती है अनार के वृक्षों में? अनार एक सबसे पहले अनार अपने जो भारत के अंदर अनार महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में ज्यादा होता है। कुछ ही सालों में 5 से 7 साल पहले यहाँ पे गुजरात में जो एक अपने गुजरात के किसानों ने इसको शुरू किया था, जिसको काफी समय हो गया, और वहां से ये राजस्थान के इस मरु क्षेत्र में भी अनार काफी मात्रा में फैल गया है, जो बाड़मेर, जालोर, नागौर और जोधपुर जिले में और उससे पहले बीकानेर जिले में शुरू हो चुका था। और इसमें अनार की खेती के लिए जो मुख्य रोग हैं अनार की खेती में जो आते हैं
उसमें उन मुख्य रोगों में आपका जो पत्ती धब्बा रोग आता है अनार का, जिसमें 3 तरह के जो पादप रोग जो रोगजनक हैं वो 3 रोगजनक इसके अंदर होते हैं, जिसमें अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ये कुछ फफूंद हैं जो रोग करती हैं, और इन्हीं रोगों में पत्ती के साथ साथ फलों पर भी धब्बे बन जाते हैं। उनसे आर्थिक नुकसान इतना नहीं होता है, पर उसका जो फलों की क्वालिटी है वो कम हो जाती है और मार्केट में उसकी रेट कम मिलती है। ये कुछ रोग हैं जो इस क्षेत्र में फैलते हैं। इनकी रोकथाम के लिए जो अपने मैनकोजेब फफूंदनाशी आता है, उसके अलावा टॉप्सिन एम नाम का फफूंदनाशी आता है, और उसके अलावा आपका बाजार में अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो अपना सुडोमोनास फ्लोरोसेंस आता है, उसको भी काम में ले सकते हैं। इन फफूंदनाशियों की जो मात्रा है वो आपको 1 से 2 ग्राम रखनी है, और तो आपका सुडोमोनास फ्लोरोसेंस अगर आप काम में ले रहे हैं जो इनके लिए काम में ले सकते हैं, तो उसकी मात्रा आपको 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में, या आप उसका घोल बना के भी काम में ले सकते हैं। और अपने खुद भी संवर्धन इसका सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का बाजार से आप लेके कल्चर किसान भाई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ एक इसमें कुछ हाल ही के दिनों में कुछ सुख क्षेत्रों में रोग एक बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से आना शुरू हुआ है, पर इतना ज्यादा फैला नहीं है। इस रोग को इस फसल का मुख्य रोग माना जाता है। इसके लिए यहाँ पे आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बैक्टीरिया नाशी आता है, उसकी 1 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में, और उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में, ये एक मिक्सचर बना के अगर आप किसान भाई काम में लेंगे तो इस मिक्सचर की रोग आने से पहले, जो कि अनार की जो मुख्य अवस्था होती है जहाँ जो इस मृग बहार इस क्षेत्र में लिया जाता है, इसके अंदर किसान भाई क्या करते हैं कि मई जून के आसपास डिफोलिएशन कर देते हैं पूरे पौधे का, जिसमें पत्तियां सारी झाड़ दी जाती हैं। फिर अगस्त सितंबर में नई पत्तियां आनी शुरू होती है। वह सबसे मुख्य अवस्था होती है जहां पे आपके कीट और रोग अचानक आक्रमण कर सकते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस अवस्था पे एक आपको छिड़काव करना है। उसके बाद आप जब आपके फूलों की अवस्था आती है तब आपको एक छिड़काव करना है, और उसके बाद आपको 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव, और उसके बाद आप इसका जो अनार के मुख्य रोग हैं कीड़े, इनसे आप रोकथाम फसल की कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अनार के हम फसल की बात करें तो इस तरह से उसमें रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं शुष्क इलाकों में। डॉक्टर कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव का रुख कर लेते हैं। अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि पत्तेदार सब्जियों को लेकर आप हमारे किसानों को किस तरह की सलाह देंगे, कैसे उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो जाएगा? देखिए, पत्तेदार सब्जियों की जब जो भी किसान खेती कर रहे हैं या कर रहे हैं, इनमें क्या करना है कि जब सब्जियां जो कटाई के लायक होती हैं, जब 40 से 45 दिन की हो जाती हैं तो लगभग किसान कटाई शुरू कर देते हैं। तो कटाई करीब जमीन से करीब कोशिश करें कि 2 इंची की ऊंचाई से करें। बहुत सटा करके करने से फिर बढ़वार नहीं हो पाती है सही से। तो अगर 2 इंची ऊपर से आप उसकी कटाई करेंगे, और कटाई के तुरंत बाद आप हो सके तो 1% यूरिया का छिड़काव करें, जिसमें 10 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको छिड़काव कर दीजिए। जी, तो कटाई के समय भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसमें क्या होता है कि जल्दी आ जाती हैं। जी, नई पत्तियां और अगली कटाई फिर आप 20-25 दिन में आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। इस तरह से आपकी फसल चलती रही। तो हर कटाई के बाद आपको यही इस्तेमाल करते हैं, यही प्रक्रिया अपनानी है। बिल्कुल, इस तरह से आप पत्तेदार सब्जियों से काफी फायदा अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव, आपने अच्छी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया पत्तेदार सब्जियों की खेती आप करना चाहते हैं या फिर शुष्क क्षेत्रों में फल वृक्षों में रोग प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। अब हमारे अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम लेकर आएंगे? एलोवेरा की खेती के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही जानकारी देंगे रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर। ये हमारे अगले कार्यक्रम के विषय रहेंगे। और आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com, जिस पर आप पहले ही अपने
सवाल मेल कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।